राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT 365 के बारे में। ये इन्वायरमेंट का सीरीज़ मैंने स्टार्ट करा है और ये पहली न्यूज़ है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल सिनेरियो एमिशन गैप रिपोर्ट है ये 2020 की। किसने रिलीज़ करी है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज़ करी है, जो दिखाता है एनुअल एमिशन गैप रिपोर्ट कितनी है। ग्रीन हाउस गैस जो है एमिशन वो कंटिन्यू राइज कर रहा है 4% हर साल सिंस 2010, और इसका जो एवरेज और रैपिड इंक्रीज आया वो 2.6 आया 2019 में, क्योंकि फॉरेस्ट फायर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उसकी वजह से जो रिकॉर्ड है वो 59.1 चला गया है 2019 का। तो यहाँ पे फॉसिल CO2 एमिशन अकाउंट करता है मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैस एमिशन। G20 कंट्री ने अगर बात करूँ तो उनका टॉप 4 एमिटर्स जो हैं चाइना, US, EU प्लस UK और इंडिया, इनका कंट्रीब्यूशन 55% है टोटल GHG एमिशन जो लास्ट डिकेड से हो रहा है। करंटली NDC के हिसाब से जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है वो 3 डिग्री सेल्सियस से हो रहा है बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। तो ये बहुत एक कंसर्न है, क्योंकि अगर इवेंचुअली ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज और बढ़ेगा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा थ्रेट होगा इन्वायरमेंट को। तो आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो इंडिया का भी है, रशिया का भी है, US का है, चाइना का है। तो आप देख सकते हो इस मैप से भी। यहाँ पे 2% जो है या 2/3 जो ग्लोबल एमिशन है वो प्राइवेट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के होते हैं। एमिशन जो है सबसे ज़्यादा रिचेस्ट 1% जो ग्लोबल पॉपुलेशन अकाउंट होता है वो ज़्यादा है, ट्वाइस है एज़ कम्पेयर टू द पुअरेस्ट 50%। तो मतलब कहने का मतलब है जो रिचेस्ट लोग हैं वो ज़्यादा हार्म करते हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, कोविड-19 क्राइसिस में एक शॉर्ट टर्म रिडक्शन आया ग्लोबल एमिशन में, और ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा एमिशन रिडक्शन में जो 2030 का है। ट्रिपल एमरजेंसी की बात करें, मेकिंग पीस विद नेचर, ये एक रिपोर्ट है पब्लिश करी गई थी यूनाइटेड नेशन EP एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिन्हें हाईलाइट करा था ट्रिपल एमरजेंसी, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और पोल्यूशन। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है, बायोडाइवर्सिटी या लॉस, पोल्यूशन, ये एड अप करते हैं 3 सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्लानेटरी क्राइसिस जो कि इंटरकनेक्टेड है, और ये करंट बीइंग को अफेक्ट करते हैं और फ्यूचर जनरेशन को बहुत बड़ी रिस्क देते हैं। कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और एनर्जी एजेंसी ने ये रिपोर्ट निकाली है, और इसके हिसाब से इंक्रीज हो रहा है डिमांड फॉर कूलिंग कंट्रीब्यूशन जो एमिशंस होते हैं HFC, CO2 और ब्लैक कार्बन का। किगाली अमेंडमेंट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे थे वो अवॉइड करते हैं, कि उन्होंने ये बोला था कि अवॉइड करना चाहिए हमें 0.4 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग का बाय 2100। किगाली अमेंडमेंट ये एम करता है फेज आउट प्रोडक्शन करता है कंजम्पशन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की, जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं। UNEP की बात करें तो UNEP एक ग्लोबल एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जो सेटअप करती है ग्लोबल एनवायरमेंटल एजेंडा, प्रमोट करती है कोहेरेंट इम्प्लीमेंटेशन एनवायरमेंट डायमेंशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं, और ये UN सिस्टम के अंडर ही आती है ऑब्वियसली। हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है नायरोबी केन्या में, और यहाँ पे वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो 95% इनके फंड होते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट एजेंसी है जो इसकी गवर्निंग बॉडी है। UNEA जो है वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल है डिसीजन मेकिंग की एनवायरनमेंट की, और यहाँ पे यूनिवर्सल मेंबरशिप है जहाँ पे 193 मेंबर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फ्लैगशिप पब्लिकेशन कौन सी है? पहला है आवर प्लैनेट, फिर सेकंड है तुंजा, थर्ड है एटलस ऑफ आवर चेंजिंग एनवायरनमेंट, फोर्थ है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। तो ये 4 पब्लिकेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं UNEP को? चैम्पियंस ऑफ द अर्थ
जो कि हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है यूएन के लिए। फिर सीड का मिला है जो सपोर्ट करता है इनोवेटिव स्मॉल स्केल एंड लोकली ड्रिवन एंटरप्रेन्योर्स जो ग्लोब के अराउंड है, और वो इंटीग्रेट करते हैं सोशल एनवायरमेंटल बेनिफिट मॉडल में अपने बिजनेस मॉडल पे। लास्ट जो प्राइस है वो है ससाकावा प्राइस, जो रिकग्नाइज करता है इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है फॉर एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूएनईपी होस्ट करता है सेक्रेटेरिएट बहुत सारे क्रिटिकल मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी डाइवर्सिटी, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora। थर्ड है मिनामाता कन्वेंशन और मर्करी। फोर्थ है बेजल रॉटरडाम स्टॉकहोम कन्वेंशन। फोर्थ है वियना कन्वेंशन जो आपका प्रोटेक्ट करते हैं ओजोन लेयर, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपका यहाँ पे फिफ्थ है आपका वियना देख लिया हमने। सिक्स्थ है आपका कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। सेवेंथ है कारपेथियन कन्वेंशन जो एक सब रीजनल ट्रीटी है जो फॉस्टर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रोटेक्ट करता है कारपेथियन रीजन जो बेसिकली यूरोप का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है। सेकेंड लास्ट आपका बमाको कन्वेंशन जो ट्रीटी ऑफ अफ्रीका नेशन है, प्रोहिबिट करती है इम्पोर्ट इनटू अफ्रीका फॉर एनी हजार्डस वेस्ट। लास्ट है तेहरान कन्वेंशन जो प्रोटेक्ट करता है मरीन इन्वायरमेंट कैस्पियन सी का। न्यूज़ की बात करें तो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट है 2020 की, यूएनईपी ने रिलीज करा है 5th एडिशन अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020। 72% जो अर्थ है अडॉप्ट करा है एक नेशनल लेवल अडेप्शन प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे एनुअल कॉस्ट जो आती है अडेप्टेशन की टू इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए है वो एस्टिमेट करा जाता है क्वाड्रुपल बाय 2050 जो कि है 500 बिलियन। ये इंक्रीज कर रहा है अडेप्टेशन कॉस्ट जो कि आउटपेस कर रहा है ग्रोथ अडेप्टेशन फाइनेंस में। अडेप्टेशन कॉस्ट हायर है डेवलप कंट्रीज में बट द बर्डन जो अडेप्टेशन का है वो ग्रेटर है डेवलपिंग कंट्रीज में और जीडीपी के जीडीपी से रिलेशन में। कोविड-19 पैंडमिक ने इम्पैक्ट करा है अडेप्टेशन रिपोर्ट और एफर्ट्स, बट जो उसके एफर्ट है वो अभी तक क्वान्टिफाइड नहीं है। कुछ सजेशन है कि क्या होना चाहिए। एक है सिग्निफिकेंट स्केलिंग अप और इंसेंटिवाइज करना चाहिए पब्लिक और प्राइवेट अडेप्टेशन फाइनेंस को जो कि नैरो करे गैप। सेकेंड है नेचर बेस्ड सोल्यूशन होना चाहिए जो कि बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं इसको समझ लेते हैं कुछ टर्म्स को जो हमने डिस्कस करें, फिर हम इस चार्ट को भी देखते हैं। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, जो क्लाइमेट चेंज है एक प्रोसेस है एडजस्टमेंट, या अगर कोई क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो जो एक्सपेक्टेड क्लाइमेट चेंज है उसके एफर्ट्स को देखना। और यहाँ पे ह्यूमन सिस्टम जो है अडेप्ट करता है और ताकि वो मॉडरेट या हार्म को कम करे और एक्सप्लॉइट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे पेरिस अग्रीमेंट जो क्लाइमेट चेंज है उनने रिक्वायर करा है कि जितने भी सारे सिग्नेटरीज है वो अडेप्ट करें मेजर जो नेशनल प्लान्स के लिए हो, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए हो, अर्ली वार्निंग हो, प्रोटेक्टिव मेजर्स हो और इन्वेस्टमेंट कुछ ग्रीन फ्यूचर पे हो। अडेप्टेशन गैप की बात करें तो ये इसका डिफरेंस है एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन अडेप्शन का और सोसाइटी सेट गोल्स का। जो डिफरेंस इसका निकल जाता है वो है अडेप्शन गोल, और ये डिटरमाइन करता है लार्जली प्रेफरेंस जो होती है रिलेटेड टू टॉलरेटेड इन्वायरमेंट या टॉलरेटेड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स, और रिफ्लेक्ट करता है रिसोर्सेज लिमिटेशन और कंपीटिंग प्रायोरिटीज़। अडेप्टेशन कॉस्ट क्या है, जो कॉस्ट लगती है आपकी प्लानिंग में कि कैसे अडेप्ट करना चाहिए मेजर, हमें अडेप्टिव मेजर कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं, जिसमें ट्रांजिशन कॉस्ट भी आती है। सेकेंड लास्ट है नेचर बेस्ड सोल्यूशन। नेचर बेस्ड सोल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं कि ये एक एक्शंस होते हैं जो मैनेज करते हैं या सस्टेनेबल मैनेज करते हैं, रिस्टोर करते हैं नेचुरल या मॉडिफाइड इकोसिस्टम, जो एड्रेस करती है सोसाइटल चेंजेस और चैलेंजेस जो हैं इफेक्टिवली और अडेप्ट करते हैं। साइमल्टेनियसली ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं और बायोडाइवर्सिटी बेनिफिट की भी बात करते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब है कि लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल फाइनेंसिंग होती है जो
पब्लिक, प्राइवेट या किसी ऑल्टरनेटिव सोर्स से फंडिंग आती है जो सपोर्ट करती है मिटिगेशन अडाप्टेशन एक्शंस जो कि एड्रेस करती है क्लाइमेट चेंज को। क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट कॉल आउट करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस पार्टीज़ को जहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो कि लेस इन्वॉल्व्ड होते हैं और वनरेबल ज़्यादा होते हैं। कुछ ग्लोबल ग्रीन फाइनेंस मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहला है ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, ये UNFCCC के अंडर आता है जो कमिटेड है डेवलपिंग कंट्रीज़ के 2009 से है। ये मोबिलाइज करता है 100 बिलियन हर साल बाय 2020 और हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ और उनके कट डाउन करता है CO2 एमिशंस और अडेप्ट करता है जो एफर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। तो ये फंड इम्पोर्टेंट है। सेकंड है ये फाइनेंस की बात कर रहा है कि कैसे लोग पैसा रेज करते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट है जानना। यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी ट्रस्ट फंड भी है जो वर्ल्ड बैंक सर्व करता है ऐसा ट्रस्टी जो इसको देखता है इस फंड को। तो यहाँ पे ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है। जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड UNFCCC दिख रहा है और यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैकल्टी वर्ल्ड बैंक देख रहा है। जो GEF फंड है वो अवेलेबल है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और ये कंट्रीज़ जिसकी इकोनॉमी ट्रांजिशन में है वो उनके ऑब्जेक्टिव को मीट करता है जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन और एग्रीमेंट पे बेस्ड हो। GEF सर्व करता है फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ 5 कन्वेंशन, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी डाइवर्सिटी, सेकेंड है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, थर्ड है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन या स्टॉकहोम कन्वेंशन जो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पे है, और ये नेक्स्ट है UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, और लास्ट है मियामाता कन्वेंशन मर्करी पे जो होता है। अडेप्टेशन फंड इस्टेब्लिश होता है 2001 में, जो हमने अभी देखा है कॉन्सेप्ट, और ये फाइनेंस करता है कॉन्क्रीट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट, और ये प्रोग्राम्स होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। जो पार्टीज़ है क्योटो प्रोटोकॉल की वो वनरेबल है, जो कि इसके एडवर्स इफेक्ट दिखाती है क्लाइमेट चेंज का। फाइनेंस जो होता है वो शेयर के बेस पे होता है, शेयर प्रोसीड पे होता है, जो मिलता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म से CDM से, और बड़े सारे सोर्सेज रहते हैं। नेक्स्ट जो फंड है वो है इस्टेब्लिश होता है ये UNFCCC के अंडर, जो कि है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड और ग्रीन क्लाइमेट फंड ये दोनों UNFCCC के अंडर आते हैं, और जो ये 2001 में हुआ था। ये फाइनेंस करता है बड़े सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि रिलेटेड होती है अडाप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपेसिटी बिल्डिंग का। GEF इसका ऑपरेशनल एंटिटी है फाइनेंशियल मैकेनिज्म का, और इंटरेस्ट करता है ऑपरेशन CF। तो यहाँ पे GEF की बात करिए जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी की बात करी भी गई है, तो ये भी आप याद रखना। लास्ट जो है इसमें वो है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, जो है जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री जो एनवायरनमेंट के लिए नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल देती है क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन बायोडाइवर्सिटी का। ये ऑपरेट करता है विद इन फ्रेमवर्क जो UNFCCD के अंडर है या UNFCCC के अंडर है, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है CBD। फाइनेंस करता है क्लाइमेट चेंज और मिटिगेशन को, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन को, जो कि डेवलपिंग और ट्रांजिशन इकोनॉमीज पे आती है। इंडेक्स की बात करूं तो इंडिया का जो रैंक है 10th है लेटेस्ट एडिशन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है UPSC के लिए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है इसको समझ लेते हैं। कौन पब्लिश करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इंडेक्स जो पब्लिश कराया जाता है ग्रीनविच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तीनों मिलकर पब्लिश करते हैं। ये एनुअली पब्लिश होती है, 2005 से ही पब्लिश होती है, स्टार्ट हुई है। CCPI एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जो ट्रैक करता है कंट्रीज जिसका क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस है। 2017 की बात करूँ तो यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल जो है CCPI का वो रिवाइज हुआ था, और ने 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसको कोऑपरेट कर लिया था, और उनका जो गोल था कि हम लिमिट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग का बिलो 2 डिग्री सेल्सियस टू इवन 1.5 डिग्री सेल्सियस। CCPI 2020 का हमने 2021 का अगर बात करूँ तो इवैल्यूएट करता है और कंपेयर करता है क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस 57 कंट्रीज़ का जो यूरोपियन की है। और यहाँ पे
टुगेदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो मोर देन 90% है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस का। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज पे परफॉर्मेंस होती है जो आप देख सकते हो। ग्रीन हाउस गैस एमिशन का 40% रहता है, रिन्यूएबल एनर्जी का 20% होता है, एनर्जी यूज़ का 20% होता है, और क्लाइमेट पॉलिसी का 20% होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 3 रैंक है वो ओवरऑल रैंकिंग रिमेन एम्प्टी है। G20 कंट्रीज़ की बात करूँ तो EU एज अ होल है एक ओनली कंट्री, और UK इंडिया का रैंक हाई है टॉप परफॉर्मर्स पे। ठीक है, यहाँ पे अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करूँ तो वो एक्सपैंड हो रहा है और लार्जेस्ट एनुअल ग्रोथ दिख गई है 2019 में। सेवरल कंट्रीज ने ज्वाइन करा है और उन्होंने अपडेट करा है NDC, और चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिटर है जो कंट्रीब्यूट करता है नेट ज़ीरो बाय 2060। जापान और कोरिया की बात करूँ तो वो भी एम ला रहे हैं कि वो कार्बन न्यूट्रल बनेंगे 2050 तक। इंडिया की रैंकिंग की बात करूँ तो इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा है इन एनर्जी यूज़, ग्रीन हाउस गैस एमिशन और क्लाइमेट पॉलिसी, और मीडियम इन रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी। बात करें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की तो ये भी रिलेटेड है, ये दूसरा इंडेक्स है। ये ग्रीन विच निकालता है, सिर्फ ग्रीन वॉच नहीं है, ग्रीन वॉच है। और ग्रीन वॉच यहाँ पे भी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भी है। तो ग्रीन वॉच आपका निकालता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, और ये इंडेक्स निकालता है कंट्रीज़ किस हिसाब से अफेक्टेड है वेदर के लॉस से, इवेंट से। जैसे मान लो स्टॉर्म्स आ गए, फ्लड आ गए, हीट वेव्स आ गए, साइक्लोन्स आ गए। जैसे अभी साइक्लोन भी आया था, अभी चल ही रहा है वैसे भी, टॉक्टे आपने सुना होगा नाम। की हाईलाइट की बात करूँ तो इंडिया 7th वर्ल्ड हिट कंट्री में आता है क्योंकि उसकी एक्सट्रीम वेदर है जो 2019 में हुआ था। मोज़म्बिक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वर्स्ट अफेक्टेड है। इंडिया की हाई नंबर ऑफ फर्टिलिटी है 2267, और बिगेस्ट इकोनॉमिक लॉस हुआ था 68,000 का जो कि 2019 में हुआ था। फ्लडिंग की वजह से हैवी रेन आती है जो 1800 डेथ्स लाती है और डिप्लेस करती है आपकी 1.8 मिलियन पॉपुलेशन को। यहाँ पे 1.14 में जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट। तो ये स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो रिलीज़ हुई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होल्ड करता है। इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 193 मेंबर्स हैं और टेरिटरीज़ हैं। ये बेसिकली एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का मेट्रोलॉजिकल पे। मेट्रोलॉजिकल मतलब वेदर और क्लाइमेट की बात करता है, ऑपरेशनल हाइड्रोलॉजी की बात करता है और जियोफिजिकल साइंस की बात करता है। इंडिया इसका मेंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और ये पार्ट है, ये मेंबर है UNDG का, ठीक है, डेवलपमेंट ग्रुप का। ये सुप्रीम बॉडी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस की जो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कंपोज करती है WMO मेंबर्स का, ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ में क्या है, WMO जो है इनने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट भी निकाली थी। रिपोर्ट इसी के बारे में हम बात करने वाले, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2020, ये WMO ने निकाली है। और इसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो देखता है कि कैसे स्ट्रेंथन करा जाए मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन का, उनकी प्रोटेक्शन कैसे बढ़ाई जाए एक मैकेनिज्म के थ्रू, जैसे क्लाइमेट रिस्क और या अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू, क्रूज इनिशिएटिव के थ्रू। तो ये रिपोर्ट के बारे में हम और डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या भाई। रिपोर्ट जो यूज़ करती है ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर्स, डिस्क्राइब करती है क्लाइमेट चेंज कितना बढ़ रहा है और एक ब्रॉड व्यू देती है ग्लोबल स्केल पे अबाउट क्लाइमेट। GCI मॉनिटर करती है डोमेन्स जो क्लाइमेट चेंज जिसमें कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आता है, एनर्जी चेंजेस आती है जो एक्यूमुलेटेड होती है ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू, और बड़े सारे फैक्टर्स जैसे लैंड, ओशन और आइस। की फाइंडिंग की बात करें तो यहाँ पे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है 2020 में वो 1.2% अबव जा रहा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे। यहाँ पे 2020 एक वन ऑफ द 3 वार्मेस्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ है ग्लोबली। ओशन एसिडिफिकेशन या एसिडिफिकेशन जो है बढ़ रहा है बहुत। ओशन ऑब्जॉर्ब करता है 23% एनुअल एमिशन जो कि एंथ्रोपोजेनिक से होता है, एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड होता है। CO2 जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है
इससे क्या होता है, जो एलिवेट इम्पैक्ट करता है क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बढ़ गए हैं और उनका अबव एवरेज भी बढ़ रहा है। सी लेवल का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे साइक्लोन आएंगे। डिस्पाइट जो लॉकडाउन था, एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन जो है गैस की वो राइज हो रही है, ग्रीन हाउस गैस बढ़ रही है, इंस्पाइट की लॉकडाउन में लगा था। असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यहाँ पे रिलीज करती है एक रिपोर्ट, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडियन रीजन की बात कर रहा है, तो ये थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मतलब इंडिया की ही मिनिस्ट्री की बात कर रहा है। अभी तक हमने इंटरनेशनल की बात करी है ज़्यादातर। रिपोर्ट ये फर्स्ट अटैम्प्ट है जो डॉक्यूमेंट करता है और एसेस करता है क्लाइमेट चेंज का कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या उसका इम्पैक्ट आया, हाईलाइट करता है, ऑब्जर्व करता है प्रोजेक्टेड चेंजेस जो क्लाइमेट में होते हैं इंडिया के और उनके इम्पैक्ट क्या होते हैं और पॉलिसीज़ क्या होती है। फाइंडिंग की बात करूँ, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू कुश हिमालयाज ने एक्सपीरियंस करा है कि उनका टेम्परेचर राइज हो रहा है 1.3 डिग्री सेल्सियस से, जो कि 251 से लेके आप 2014 तक दे सकते हो। और ये प्रोजेक्ट जो है एंड होगा 21st सेंचुरी में कि, और उन्हें ये बोला था कि 5.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा जब 21st सेंचुरी का एंड आएगा, मतलब कि आपका 2100 समथिंग अराउंड। सी सरफेस टेम्परेचर जो है ट्रॉपिकल इंडियन ओशन का वो राइज हो रहा है 1 डिग्री से। तो यहाँ पे जो एवरेज है वो 1951 से लेकर 2015 तक ग्रेटर ग्लोबल एवरेज है SST वार्निंग जो है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस की जा रही थी, पर यहाँ पे 1 डिग्री से जा रहा है। तो हमारा बहुत ज़्यादा इससे इम्पैक्ट आएगा, ड्राउट बहुत बढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी और स्पार्शियल एक्सटेंट बढ़ेगा। यहाँ पे सी लेवल का जो राइज दिख रहा है नॉर्थ इंडियन ओशन में वो एट द रेट जा रहा है 1.75 मिलीमीटर पर ईयर, जो कि देखा गया है 1874 से 2004, और ये एस्केलेट हो गया है 3.3 मिलीमीटर पर ईयर बिटवीन 1993 से लेकर 2017 तक। हॉटस्पॉट की बात करूँ एक्सट्रीम वेदर इंडिया में, तो ये स्टडी कंडक्ट करी जा रही है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट वाटर, ये CQ जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, एक नॉन प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो मैप करता है एक्सट्रीम वेदर और इवेंट्स हॉटस्पॉट जो इंडिया में हो रहे हैं। इसमें बात करें 75% इंडियन डिस्ट्रिक्ट है जो कि कवर करता है 638 मिलियन पीपल, और उसके हॉटस्पॉट जो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज पर आते हैं जैसे साइक्लोन, फ्लड्स, ड्रॉट्स, हीट, कोल्ड वेव्स, ये बड़ी सारी चीज़ों पे दिखता है। फ्रीक्वेंटली इंटेंसिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी कितना हो रहा है एक्सट्रीम वेदर का, वो भी एक समस्या की बात है। ये शिफ्ट दिखाता है एक पैटर्न पे एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स पे, जैसे फ्लड प्रोन एरियाज जो है और वाइस वर्सा 80 डिग्री 40 डिस्ट्रिक्ट्स में जितना हो रहा है। 6 ऑफ इंडियाज 8 मोस्ट फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट जो है लास्ट डिकेड से वो असम में है। लास्ट डिकेड से अगर बात करें तो हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट जो साइक्लोन से अफेक्टेड है वो बेसिकली ईस्टर्न मार्जिन पे है, ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे, बे ऑफ बंगाल से। अब तो अरेबियन सी से भी बहुत ज़्यादा साइक्लोन बढ़ गए हैं। वार्निंग अरेबियन सी, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अनयूजुअल वार्म हो रहा है अरेबियन सी, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये कंट्रीब्यूट करता है इंटेंस बर्स्ट ऑफ मानसून रेन जो कि हुए थे लास्ट ईयर अगस्त में। और इस साल भी आप देख लो, अभी इसी महीने में साइक्लोन आ गया टॉक्टी से प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, लेकिन मुंबई में आ चुका है साइक्लोन और इसको म्यांमार ने टर्म दिया था। इम्पैक्ट की बात करें वार्निंग ऑफ अरेबियन सी की, तो ये राइज हो रहा है, वाइड स्प्रेड एक्सट्रीम रेन्स हो रहे हैं वेस्टर्न घाट्स पे और सेंट्रल इंडिया पे, और वार्निंग इंडिकेट करता है कि ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है फ्लक्चुएशन मानसून विंड्स पे, और ये इंश्योर करता है एपिसोड ऑफ एनहांस मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं अरेबियन सी से इंडियन कॉन्टिनेंट पे, सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो वेस्टर्न घाट है और सेंट्रल इंडिया में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसकी वजह से पानी बहुत बह रहा है और उसकी वजह से आपका साइक्लोन आ रहा है। 1.6 ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन पे ही एक लास्ट मेंस में आया था क्वेश्चन,
कार्बन प्रोजेक्ट पे उठा के पूछ लिया था। यहाँ पे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने रिलीज़ करा है ग्लोबल मीथेन बजट GMP और ग्लोबल नाइट्रोजस ऑक्साइड N2O बजट। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट ने निकाला है, जो कि आपका फ्यूचर अर्थ के बारे में बात करता है, और रिसर्च पार्टनर इसका है वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पे पार्टनरशिप है इसकी बीच में शेयर्ड है इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम जो कि ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज पे है IHDP, आपका ग्लोबल वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम और डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टनरशिप कॉन्स्टिट्यूट करता है अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप पे, जो कि इवॉल्व करता है फ्यूचर अर्थ पे, और ये क्वांटिफाई करता है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन और उनकी कॉजेस। ये प्रोजेक्ट करता है ग्लोबल बजट्स, जो कि 3 डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस पे होते हैं, CO2, मीथेन CH4, नाइट्रोजस ऑक्साइड N2O, और ये कॉम्प्लीमेंट करता है अर्बन रूरल और कम्युलेटिव नेगेटिव एमिशंस पे। ग्लोबल मीथेन बजट की बात करें तो ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का ये पार्ट। तो यहाँ पे मीथेन के बारे में बताया कि मीथेन का बजट क्या है, जो भी है मीथेन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ग्लोबल मीथेन बजट देख लेते हैं। कि ये मीथेन एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, जो कि 84 to 86 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है CO2 से ओवर 20 ईयर्स। ये सेकेंड बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ह्यूमन कॉज ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर CO2। मीथेन जो है एटमॉस्फेयर पे रहती है फॉर एन एवरेज ऑफ 9 ईयर्स। तो ये टिपिकली डिस्ट्रॉय कर सकती है केमिकल रिएक्शन को जो प्रोड्यूस होते हैं CO2 और वाटर के। अगर रिलेटिविटी की बात करूँ तो ये स्मॉल प्रोपोर्शन में होते हैं, कंज्यूम्ड होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा जो सॉइल में रहते हैं। मीथेन मिटिगेशन ऑफर करता है रैपिड क्लाइमेट बेनिफिट, जो होती है इकोनॉमिक हेल्थ एग्रीकल्चर बेनिफिट, जो कॉम्प्लीमेंट करती है CO2 मिटिगेशन में। की फाइंडिंग की बात करूँ तो ग्लोबल एनुअल मीथेन एमिशन जो 2017 का है वो 9% हायर था 2000 से लेकर 2006 तक। कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है क्योंकि एग्रीकल्चर और वेस्ट कंट्रीब्यूशन 60% है और फॉसिल फ्यूल 40% है। एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंक्रीज हुआ दिखाया गया है वो है अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, चाइना, साउथ एशिया और ओशियानिया। मीथेन सिंक भी बड़ा है। ग्लोबल मीथेन बजट 2008 से 2017 का देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है। इवेंचुअली यहाँ पे आप देख सकते हो कि फॉसिल फ्यूल यूज़ है 111 पे आ रहा है, और एग्रीकल्चर वेस्ट जो है 217 पे है, बायोमास और बायोफ्यूल 20 पे है, आपका वेटलैंड जो है 181, और अदर नेचुरल एमिशंस जो है इनलैंड में वो 37। सिंक फॉर्म केमिकल रिएक्शन जो है 518 है, और सिंक इन सॉइल है 38। तो टोटल सिंक्स है 556, टोटल एमिशन है 576, और जो ग्रोथ दिखा गया है एवरेज ग्रोथ है 18.2 का है इसके हिसाब से। ग्लोबल नाइट्रोजस ऑक्साइड बजट ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी जॉइंटली आया था इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के थ्रू, जो कि नई एक्टिविटी और नया कॉस्टोडियम दिखाता है साइंटिस्ट को कि वो इम्प्रूव करें ग्लोबल N2O बजट का। नाइट्रोजस ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। एक लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैस है और एक ओजन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जिसमें एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम जो है वो 116 + 9 ईयर्स का रहता है। इसमें थर्ड मोस्ट क्रिटिकल चीज़ रहती है GHG, और ये एक ह्यूमन ड्रिवन क्लाइमेट चेंज है जो CO2 और मीथेन के बाद आता है। की हाईलाइट में N2O का एमिशन 10% बढ़ा है ग्लोबल एमिशन में 2016 एज कम्पेयर टू 1980s में। डोमिनेंट कॉज क्या है कि नाइट्रोजस फर्टिलाइजर बढ़े हैं एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और बड़े सारे मैन्योर प्रोड्यूस जो होते हैं लाइफ स्टॉक में। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है 70% ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक N2O एमिशन 2007 से 2016। एमिशन जो एग्रीकल्चर से आते हैं वो ईस्ट अफ्रीका, यूरोप, साउथ एशिया और नॉर्थ अमेरिका से आते हैं। हाईएस्ट ग्रोथ दिखी गई है एमिशंस की जो इमर्जिंग इकोनॉमी से आती है, सर इंडिया, चाइना और ब्राज़ील। ब्रिक, साउथ अफ्रीका बचा बस। ग्लोबल N2O बजट आप देखो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2007 से 2016 तक का है। तो क्लाइमेट एंड CO2 इफेक्ट्स 0.5, एग्रीकल्चर 3.8,
बायोमास बर्निंग 0.6, फॉसल फ्यूल इंडस्ट्री 1, पोस्ट डिफॉरेस्टेशन पल्स इफेक्ट 0.8, डिफॉरेस्टेशन प्रोडक्शन 1.1 और वेस्ट वाटर 0.3। तो ये एंथ्रोपोजेनिक हो गया 7.3। बाकी नेचुरल कॉज जो होते हैं वो आपके सरफेस सिंक हो गया 0.01, आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डिप्लीशन लैंड में कितना होता है 0.8, लाइटनिंग और एटमॉस्फेरिक प्रोडक्शन 0.4, नेचुरल सॉइल 5.6 और इनलैंड कोस्टल वेव्स वाटर्स जो है वो एंथ्रोपोजेनिक 0.3 और 0.5 पर आ रही है। एंथ्रोपोजेनिक डिपॉजिट इन ओशन में 0.1, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो नेचुरल सोर्सेज 9.7, तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इन एटमॉस्फेरिक केमिकल सिंक 13.5, 1.17 की बात करें तो यहाँ पे लॉस ऑफ आइस कवर की बात करते हैं आर्टिक सी में। आर्टिक सी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च जो फाउंड हुआ है, लार्जेस्ट डिक्लाइन आया है आर्टिक सी में लास्ट 41 ईयर्स में, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। स्टडी के हिसाब से बात करूँ तो NCPOR जो हुआ था 1979 से 2018, जो सी राइस डिक्लाइन हुआ है वो आपका सी आइस डिक्लाइन हुआ है -4.7% से लास्ट डिकेड से। ये रेट फाउंड हुआ है कि -13% तक जाएगा जुलाई 19 के बाद। सी आइस जो फ्रोजन सी वाटर होती है फ्लोट करती है ओशन सर्विस पे, ये आर्टिक और अंटार्कटिका में फाइंड होती है। आर्टिक आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और अंटार्कटिका सदर्न हेमिस्फीयर में। ये रिट्रीट करती है समर में, बट ये कम्प्लीटली डिसअपेयर नहीं होती। यहाँ पे जो ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं, कोई भी आइस लेफ्ट नहीं होगी आर्टिक सी में 2050 के टाइम पे। सिंस जो वॉल्यूम आइस लॉस का है वो समर में ज़्यादा सरपास कर रहा है वॉल्यूम आइस जो फॉर्म होता है विंटर्स पे। रैपिड डिक्लाइन जो आर्टिक सी में दिखाया है आइस कवर में, वो लिंक है ग्लोबल कार्बन एमिशन जो राइज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें, इम्पैक्ट जो हो रहा है डिक्लाइनिंग का आर्टिक सी आइस कवर। पहला है कि रीजनल वेदर चेंजेस आ रहे हैं, इवेपोरेशन रेट्स पे, ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर। सेकेंड है हैबिटेट लॉस हो रहा है, जैसे पोलर बियर्स है, सील जो रह रहे हैं। थर्ड है कोस्टल इरोजन। फोर्थ है आइस अल्बीडो फीडबैक, जो मेल्टिंग ऑफ सी आइस होती थी वो एक्सपोज होती थी डार्क वाटर का, ऑब्जॉर्व करती थी मोर सनलाइट। तो यहाँ पे ये साइकिल चल रही है जो पॉजिटिव फीडबैक साइकिल है, और दूसरे में कोई पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट में है इंटरफेरेंस आ रहा है ओशन सर्कुलेशन, और पोटेंशियल इम्पैक्ट आ सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम वेदर आ सकती है या ड्रॉट आ जाए। तो आर्टिक सी अर्थ का नॉर्थ मोस्ट बॉडी ऑफ वाटर है और वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ओशन है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये बॉर्डर करता है ग्रीनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, अलास्का, रशिया, और कवर करता है आइस को जो मेजॉरिटी ऑफ द ईयर है। सपोर्ट जो सराउंड की बात करूँ तो यहाँ मार्जिनल सीज है। सी पूछा जा सकते हैं और मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो चॉक्सी सी आप देख सकते हो ऊपर बेरिंग सी के पास। फिर आपका कनाडा जो है आपको पता ही है, कनाडा के पास हम देख सकते हैं बड़े सारे आसपास जो एरिया है, नॉर्वेन सी। ठीक है, आपका मैप को ही देख के बोल रहा हूँ, कारा सी, लैपटॉप सी, ईस्ट साइबेरियन, बियोफोर्ड, बाफिन बे। ठीक है, वाइट, ग्रीनलैंड, ये सारे भी हैं, और लैब्राडोर सी भी पास है। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च ने ये फाइंडिंग करी थी, इम्पोर्टेंट थी, और ये इसीलिए न्यूज़ में रहता है कि इनका हैबिटेट लॉस होगा। और ये ऑटोनॉमस रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस 1998 कैरी आउट कर सकती है रिसर्च एक्टिविटीज़ पोलर और सदर्न ओशन रीजन्स पे। रिस्पॉन्सिबल है, मेंटेन करती है आपका इंडियन स्टेशन, जैसे अंटार्कटिका में है मैत्री और भारती, आर्टिक में है हिमाद्री। आर्टिक हीट वेव्स क्या है? आर्टिक ने रिकॉर्ड करा है कि नए हाई टेम्परेचर रीच कर रहे हैं 38 डिग्री सेल्सियस
साइबेरियन टाउन में वो हीट वेव की वजह से हो रहा है। और पहले 2016 में आर्टिक सर्कल रिकॉर्ड करा है नॉर्मल टेम्परेचर। तो समझ रहे हो आप कितना बढ़ रहा है। पॉसिबल रीज़न ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर, लार्ज स्केल विंड पैटर्न और एब्सेंस ऑफ सी आइस और ह्यूमन इंडाइस क्लाइमेट चेंज थ्रेट करते हैं आपका लोकल वेजिटेशन, इकोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ और इकोनॉमी को। सी लेवल राइज का है यहाँ पे रिसेंटली साइंटिफिक लास्ट न्यूज़ है, इसके बाद मैं ख़त्म कर रहा हूँ। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट जर्नल में नोट करा है कि सी लेवल राइज हो रहा है, जो वेल एक्सेप्टेड कॉन्सिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज का। तो सी लेवल जो राइज हुआ है वो 180 to 200 mm से हुआ है सिंस 1900। 0.5 से लेके 0.7% जो है वर्ल्ड लैंड एरिया रिस्क पे है, क्योंकि एपिसोड को कोस्टल फ्लडिंग आ रही है। वैल्यू की बात करूँ ग्लोबल एसेट की, तो एक्सपोजर चेंज का और प्रोजेक्ट करता है कि 6 से लेके 9 ट्रिलियन तक का हो सकता है, और यहाँ पे 12 to 20% ग्लोबल जीडीपी का। तो ये ग्लोबल एसेट का रिस्क है। आगे जाके हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो कॉजेज दिखाया सी लेवल राइज का। थर्मल एक्सपेंशन, जो वार्मर ओशन ऑक्यूपाई मोर स्पेस है। सेकंड है अदर लैंड फैक्टर्स जो है अर्थक्वेक, टाइडल स्टॉर्म्स, एल नीनो। यहाँ पे मेल्टिंग ग्लेशियर है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। चेंज आ रहे हैं आपके नेट स्टोरेज, टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर पे, जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन और चेंजेस दिखा रहा है। रेनफॉल पे मेल्ट हो रहा है वाटर ग्रीनलैंड से और अंटार्कटिक आइस शीट से। और मेल्टिंग ग्लेशियर जो ग्लोबल वार्मिंग का हमने डिस्कस कर लिया है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन कितना आया है राइज में 1993 से लेकर 2 पेंशन आया 1.3 मिलीमीटर पर ईयर। ग्लेशियर का है 0.65 मिलीमीटर पर ईयर। ग्रीनलैंड का है 0.48 मिलीमीटर पर ईयर और एंथ्रैक का है 0.25 मिलीमीटर पर ईयर और एस्ट्रोल का है 0.37 पर ईयर। तो इसी के साथ ही न्यूज़ कवर ख़त्म कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। नेक्स्ट में हम और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय।